हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 भारतीय वन ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 7 कृषि संसाधन पाठ के लघुतरीय क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग कल 1 से लेकर के 9 तक का क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 10 से लेकर के बाकी जो शेष 18 तक का क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ फटाफट तेजी से। चलिए 9 नंबर आ गया, ये 10। अब करना क्या, आपको ध्यान से सुनना है ताकि एक ही राउंड में आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, उधर वाला लाइट जलाइए। तिलहन फसलों के नाम लिखें और उनके उत्पादक क्षेत्रों के विवरण दीजिए। मतलब हमें क्या बताना है कि हमारे देश में कौन कौन से तिलहन हैं, यानी हम लोग किस किस तिलहन का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे देश में जो तिलहन है उनमें सबसे नंबर 1 पर है मूंगफली। कौन है? मूंगफली। अब इसके उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो इसके उत्पादक क्षेत्र मूल रूप से है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र इत्यादि। बस हो गया। अब इसके सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन? गुजरात। किसी को दिक्कत? नंबर दूसरा, तिल। दूसरे हमारे तिलहन कौन? तिल है। इसके प्रमुख उत्पादक कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इसी तरह से तीसरा है राई और सरसों, जैसे हम लोग अपने यहाँ प्रयोग करते हैं। इनमें प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसके अलावा नारियल, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में कौन आ जाएंगे? तो केरल, क्योंकि नारियल की खेती सबसे ज्यादा केरल में ही होती है। इसके बाद अलसी यानी तीसी हम लोग उपयोग करते हैं। इसके प्रमुख उत्पादक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसी तरह से अंडी हैं और बिनौले हैं। अब इस सब में से अब करना क्या है, अब ऐसे आपको लिखना नहीं है, आपको खुद भी खुद याद हो गया है हमारे आसपास में कौन कौन से जो तिलहन है। सबसे ज्यादा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो सरसों का। अब सरसों अपने यहाँ होती है खेती? तो बिल्कुल होती है। अब उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब है, ये सब जो राज्य है ना, उत्तर भारत के जितने राज्य हैं लिख दीजिए, हो गया क्लियर। चलिए उसी तरह से देखिए, दूसरे यहाँ अपने यहाँ तीसी की खेती होती है। जैसे गेहूं खेती होती है ना, तो गेहूं के किनारे किनारे बहुत सारे किसान जो हैं तीसी की खेती करते हैं। गेहूं पकने से पहले तीसी पक करके तैयार हो जाती है, पहले लोग तीसी काट लेते हैं क्या। तो फिर वही बात, तो तीसी की खेती कहाँ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ऐसे सब लिख देंगे राज्य। अब देखिए अंडी की खेती है, अपने यहाँ भी अंडी की खेती अच्छी होती है, नहीं होती है? अब अंडी का खेती भी लिख देंगे। इसी तरह से मूंगफली, बादाम की खेती अपने यहाँ नहीं होती है, ये खास करके ज्यादा करके गुजरात में उधर में होती है, राजस्थान में होती है, महाराष्ट्र में होती है। ठीक है ना? तो इस तरह से सबका नाम लिख करके लिख देंगे इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस तिलहन फसल के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगण्य है? इसके महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र का नाम। देखिए अभी तो हम लोग कई प्रकार के तिलहन देखे, जिनमें सबसे ज्यादा हमने देखा मूंगफली है, फिर तीसी है, तिल है, सरसों है, अंडी है, नारियल है, बिनौले हैं। कोई दिक्कत? सोयाबीन भी है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि किसमें हम लोग सबसे आगे हैं दुनिया के देशों में? तो राई और सरसों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगण्य है। यानी हम लोग जो सरसों प्रयोग करते हैं ना, जो काली वाली होती है ना, काली वाली, वो हो गया सरसों। नहीं, आप पीली, उसको तोरी कहिए तो उसी को ना कहते हैं सरसों। और एक पीली वाली भी होती है उसी टाइप में, ठीक है ना? तो उसको राई या सरसों दोनों, एगो का नाम है पीली, एगो की है काली। ठीक है, तो वो हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन पीली वाली ज्यादा करके हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं पचफोरना, इसको कहते हैं पचफोरना में वो रहता है ज्यादा करके, उसमें मेथी रहता है और कौन कौन सी रहता है। नहीं, चलिए अब आपसे कहा जा रहा है कि किस, ध्यान देंगे, किस तेलहन में हम लोग सबसे आगे हैं? तो सरसों के उत्पादन में। कोई दिक्कत? अब इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन? तो इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो गए जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है। कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गई बातें? अब आगे,
किन राज्यों के तटीय क्षेत्र गरम मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? प्रमुख मसालों के नाम। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे पिछले मतलब चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो हमने मसाला के बारे में बताया था। मसालों का प्रदेश कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? तो केरल को कहते हैं। तो केरल में गौर करके देखिएगा, जैसे हमारी भारत का मैप जो है इस प्रकार के हैं, और इधर से है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर और इधर है हिंद महासागर। तो ये जितने हिस्सा जो बन जाते हैं, ये जो भाग बन जाते हैं, ये सब तटीय है। ये क्या है? तटीय। तो हमारी केरला और हमारी कर्नाटका, नहीं, तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा, तो ये सब जो है ना, ये सब क्या है? हमारी तटीय भाग हैं जहां पर मसालों की सबसे ज्यादा खेती होती है। आपसे वही पूछ रहा है, किन राज्यों के तटीय क्षेत्र? तो तटीय का मतलब क्या? जो समुद्र के किनारे होगा या नदी के किनारे होगा। तो नदी की चर्चा नहीं है यहाँ पर, समुद्र की चर्चा है। अब लिखेंगे गरम मसाला की खेती के लिए कौन कौन? तो केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक के जो तटीय हिस्से हैं वह गरम मसालों के उत्पादन के लिए अग्रगण्य है। अब आगे कह रहा आपसे, तब प्रमुख मसाले कौन कौन से हैं? तब प्रमुख मसाले में है मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, अदरक, लहसुन, हल्दी, तेजपत्ता इत्यादि। है ना? कोई दिक्कत? जो प्रमुख मसाले हम लोग यही प्रयोग करते हैं गरम मसाला में। क्या? एक तो सीधे मसाला होता है, तो मसाला में हम लोग लौंग, ये धनिया, हल्दी, मिर्च, नहीं, ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सामान्य मसाले हो गए। और एक बोला उसको, और एक है जो हम लोग गरम मसाले प्रयोग करते हैं, जैसे हैं दालचीनी, जावित्री, अदरक, लहसुन, हल्दी, तेजपत्ता। ये सब क्या है? गरम मसाले की चीज है। जब हम लोगों को ज्यादा करके कोई स्वादिष्ट भोजन बनाना होता है तो उसमें हम लोग गरम मसाला डाल देते हैं। ऐसे तो लोग अब सब कुछ डालता है सब्जी में, नहीं? चलिए आगे चलते हैं। हम लोग समझ गए कि हमने कौन कौन से मसाले की खेती हमें केरल में होती है और कहाँ कहाँ कौन सा। चलिए बाजी, तो अगला क्वेश्चन हमें है, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, रोपण के बारे में हमने बताया था आपको कि कुछ ऐसे फसल हैं जिसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले खेतों में बीज की बुआई करते हैं। आप बुआई करने के बाद, जाओ नीचे पर होगा न, बुलाएंगे बाद में। और बुआई करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, वह पौधे जब 2-3 पत्ती का हो जाता है तो उस बीज को हम लोग उखाड़ करके पौधे को और दूसरे दूसरे खेतों में हम लोग लगाना शुरू करते हैं। ऐसी कृषि क्या कहलाती है? मूल रूप से रोपण कृषि कहलाती है, जिनमें मूल रूप से हम लोग तंबाकू की खेती करते हैं, गन्ना की खेती करते हैं, इसी तरह से चाय की खेती होती है, कहवा की खेती। तो ये सब हमारे यहाँ किस प्रकार की हैं? रोपण फसलें हैं। ठीक है। और सब्जियां तो अधिकांश सब्जियां इसी तरह की होती है, जैसे गोभी हैं, बैगन हैं, टमाटर हैं, मिर्च हैं। सभी सब क्या है? रोपण फसल ही है। नहीं, लेकिन हम मूल रूप से हमें उस सब के बारे में नहीं लिखना है, क्योंकि जो नकदी फसलें हैं, अच्छी फसलें, उनके बारे में लिखना है। तो चाय, कहवा, गन्ना, केला, ये सब क्या है? तंबाकू रोपण फसल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले किसी खेत में खेत की जुताई करके और उसमें छोटे से जगहों में, क्यारी में, हम लोग छोटे छोटे पौधे तैयार कर लेते हैं बीज से। और जब वो पौधे 2-3 पत्ती का हो जाता है तो उसमें जो स्वस्थ पौधा है उसको उखाड़ करके हम किसी दूसरे खेतों में डाल देते हैं, यानी कि पंक्तिबद्ध लाइन से लगाते हैं। इससे बहुत सारे फायदे हैं। इससे पहला फायदा हम पढ़े थे कि हमें अधिक से अधिक फसल लगाने का मौका मिलता है, क्योंकि हम जब खेत में तैयार लगाते हैं, जब तक 2-3 पत्ती का या 4 पत्ती का पौधा हो गया होता है, अर्थात इस बीज का जो द्रव्यमान है 15 दिन 20 दिन का समय जो है, उतना देर में हम लोग दूसरे खेत में दूसरे फसल लगा लेते हैं। एक फायदा, जैसे मान लीजिए इस खेत में हमको लगाना है तो उसमें तब तक दूसरा फसल लगा हुआ है, और उससे पहले छोटी सी क्यारी में हम उधर पौधा तैयार करके रखे हुए हैं। अभी खेत खाली 20 दिन बाद हुआ है, खाली हुआ, अब वहां से पौधा उखाड़ के यहाँ लाके लगा दिए। ये फायदा। दूसरा है कि हम लोग स्वस्थ पौधा ही लगाते हैं। तीसरा है प्रोह की मतलब उसमें सुविधा होती है। अगर एक पौधा अगर खराब हो भी गया है तो वहाँ दूसरा पौधा बगल में लगा लेते हैं। तो इस तरह से कई फायदे हैं, और साथ साथ सभी पौधे के विकसित होने में मदद मिलती है, क्योंकि पर्याप्त हवा है, सिंचाई की सुविधा है, निराई की सुविधा है। चलिए आगे चलते हैं।
हरित क्रांति क्या है? देखिए बाजी, आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति। तो हरित का मतलब क्या? हर एक के उत्पादन में, यानी फसल जो हमारे यहाँ है, चाहे वो अनाज हो, दलहन है, तिलहन है, रेशेदार फसल है, चाहे जो भी है, पेय फसल है, उनके उत्पादन में ना आशा से अधिक बढ़ोतरी हुई उत्पादन में। जो हमारी पहले उत्पादन थी वो, और आज के उत्पादन में आशा से अधिक बढ़ोतरी को क्या कहते हैं हम लोग? हरित क्रांति कहते हैं। यानी हम लोग पहले देखते थे, जब हमारा देश आजाद हुआ था भाई, तो उस समय हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन बहुत कम होता था। जमीन तो उतनी ही थी, लेकिन उत्पादन कम होती थी। हम लोग दूसरे दूसरे देशों से, जैसे अमेरिका है, अर्जेंटीना है, कनाडा है, इन सारे देशों से ना हम लोग अनाज खरीदते थे, तब जाकर के हम लोगों को भरपेट भोजन चलता था। लेकिन 1967-68 में पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई। यानी उस समय क्या हुआ कि फसल उत्पादन की वृद्धि में लोग ध्यान दिया। उसके लिए अच्छे उन्नत बीज, कृषि यंत्र, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ इत्यादि का हम लोग तेजी से प्रयोग करना शुरू किया। परिणाम क्या हुआ कि हमारे देशों में एक आशा से अधिक बढ़ोतरी हुई। जिस खेतों में हम लोग 20 किलो अनाज लेते थे, आज उसमें हम लोग 1 कुंटल 20 किलो ले रहे हैं। 5 गुना 6 गुना उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। इसी को कहते हैं हम लोग हरित क्रांति। ये केवल अनाज में नहीं हुआ, ये दलहन में भी हुआ है, ये सब्जियों में हुआ है, ये मसाले में भी हुआ है। रेशेदार फसल हो या पेय फसल हो, सभी फसलों में उत्पादन में क्या हुआ है? वृद्धि। हर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इसी को कहते हैं हम लोग हरित क्रांति। कोई डाउट? कब हुआ था इसकी शुरुआत? याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1967-68 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आगे, ऑपरेशन फ्लड क्या है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसी तरह से पशुओं द्वारा जो प्राप्त भोज्य पदार्थ है, चाहे वो अनाज हो, सॉरी मांस हो, दूध हो या अंडा हो, इन सारी चीजों में भी ना हम लोग बढ़ोतरी किए हैं। जैसे आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि हमारे यहाँ क्या हुआ कि अंडे के उत्पादन बहुत कम होती थी। जो हमारी देसी किस्म की मुर्गियां थी, वो कम अंडे देती थी। तो हमने उसमें उन्नत नस्ल की मुर्गियां तैयार किया, अंडे का उत्पादन ज्यादा हुआ। उसी तरह से जो हमारी भेड़ बकरियां थी, जिसे हम लोग मांस लेते थे, तो उनमें भी उन्नत नस्ल की हमने भेड़ बकरियां पालन शुरू किया, तो उससे भी हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ी है, मांस की उत्पादन बढ़ा। ठीक सेम प्रकार से जो हमारी देसी गायें थी या भैंस थी, तो उसके उत्पादन क्षमता बहुत कम होते थे। एक देसी गाय ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लीटर दूध देती थी, 5 लीटर दूध देती थी, दोनों टाइम मिला करके। एक दिन की बात, अपने जीवन काल में 600 लीटर 500 लीटर दूध देती थी। हो गया जीवन काल का मतलब, एक दूध श्राव काल में इतनी दूध देती थी। लेकिन अब क्या है, तो 3000 2500, यानी 4 गुना 5 गुना हम लोग ज्यादा प्राप्त करते हैं। तो इसी को कहते हैं ऑपरेशन फल्ड, यानी कि दूध के उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी हुई है। यानी हमारे जितने दुधारू पशु हैं, उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा हुआ। अब इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे देखिए, उन्नत नस्ल हम लोग प्रयोग करना शुरू किया। पहले हम लोग देसी नस्ल का प्रयोग करते थे, आज साहीवाल, फ्रीजीवाल, हॉलस्टाइन और कौन कौन सी नस्ल के हम लोग पशु पालते हैं। पहले हमारी भोजन, उनके जो खिलाने की जो पावर थी वो कम होती थी, आज हम लोग उसको ज्यादा से ज्यादा उन्नत पोषक तत्व वाली भोजन देते हैं, तो इससे भी उसकी उत्पादन क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। केवल भूसा खिलाओगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसी जगह तुम उसको अनाज दाने इत्यादि इत्यादि खिलाओगे, तो हमारी अनाज का उत्पादन बढ़ा है, तब पशु को अनाज दे रहे हैं, तो इससे हमारी क्या हो रही है? दूध उत्पादन भी बढ़ी है। तो इस तरह से मिला करके हमारे जो ऑपरेशन फंड का मतलब हुआ, दुधारू पशुओं द्वारा दूध के उत्पादन में आशा से अधिक बढ़ोतरी को क्या कहते हैं हम लोग? ऑपरेशन फंड। वहां पर इसको अंग्रेजी में ऑपरेशन फंड कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं श्वेत क्रांति। याद रखिएगा, दूध के उत्पादन में वृद्धि, फसल के उत्पादन में था, अब मांस के उत्पादन में था लाल क्रांति, अंडे के उत्पादन में था रजत क्रांति। ठीक है, इसी तरह से मछली के उत्पादन में था नीली क्रांति। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में इसे पूछता है। अब आगे चलते हैं। भारतीय कृषि को मानसूनी जलवायु किस ढंग से प्रभावित करता है? कारण बताइए। देखिए, हम लोग पढ़े थे कि हमारे भारत की जो कृषि है ना, वो मानसून के साथ जुआ है। कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है मानसून। खास करके देखिए, दुनिया के देशों में भारत कृषि के क्षेत्र की अगर बात करेंगे, तो एक अहम भूमिका रखता है।
क्योंकि हमने बताया था आपको कि देश के देश की जो अ, अधिकांश आबादियां हैं, उनके लिए कृषि आय का एक साधन है, प्रत्यक्ष रोजगार का साधन है। दूसरा नंबर हमने ये भी देखा था कि यहाँ के 140 करोड़ लोगों को भोजन देती है। हमने ये भी देखा कि इतने लोगों को भोजन देने के बाद हम लोग इसको विदेश भेजते भी हैं, तो हमारे बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये तो बात सही है। लेकिन एक चीज हमारी कृषि को प्रभावित करती है, वो क्या है? तो मानसून है। अब कैसे प्रभावित करती है? तो हम लोग मानसून के साथ कृषि की बुआई शुरू करते हैं, यानी खेती शुरू करते हैं। हमारे देश में जो कृषि का सीजन होता है, वो कब से शुरू होती है? तो मानसून के आगमन से। ठीक है, जैसे देखिए, अभी अपने ऐसे तो हम लोग सालों भर अब खेती करते रहते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। आज पहले से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, 10-20 वर्ष पहले की बात करेंगे, तो हम लोग देखते थे कि जो रबी फसलें होती थी, गेहूं होती थी, उसकी कटाई हो गई तो पूरा खेत खाली रहता था। जहां तक आपकी नजर जा सकती थी, खेत खाली नजर आता था, कोई फसल नजर नहीं आती थी। अब तो कभी खाली नजर आता ही नहीं है, हर मौसम में फसल लगी ही रहती है। और 2-3 महीने फसल खाली रहता था, यानी खेत फसल नहीं रहता था। उसके बाद जब मानसून शुरू होती थी, जून जुलाई में पहली बारिश होती थी, हमें याद है, तो उसके बाद किसान लोग ना खेतों में अपना काम करने के लिए पहुंच जाते थे। अब 2-3 महीना के बाद, यानी कि जून जुलाई में मानसून के साथ, हमारे देश का जो कृषि है ना, वो मानसून के साथ प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, कि आगमन हुआ है तो यहाँ से हम लोग खेती की शुरुआत करते हैं। तब पहली फसल लगाते हैं तो हम लोग कब लगाते हैं? तो जून जुलाई में लगाते हैं। और उसका अंत कब हो जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में वो फसल काट लेते हैं। दूसरा हमारी रबी फसल है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, या नवंबर दिसंबर में, और उसको काट लेते हैं हम लोग फरवरी और मार्च में काट लेते हैं। इसके बाद तीसरी बुआई, एक जायद जो नई पहले नहीं थी, अब जायद आ गई है, यानी इसको गर्मा कहिए, तो वो हम लोग काटते हैं इस तरह से। लेकिन हमें पढ़ना था मानसून के बारे में। अब मानसून हमारे यहाँ कृषि को कैसे प्रभावित करती है, समझिएगा। कभी ज्यादा बारिश अगर हो जाती है, गौर करके देखिएगा, खूब अच्छी बारिश, तो हमारी फसल बर्बादें हो जाती है। क्योंकि ज्यादा बारिश होने से आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। खेत में पानी लगने से, जल लगने से क्या हो जाता है कि फसल बर्बाद हो जाती है। तो मानसून हमारी कृषि को प्रभावित किया। चलिए, अगर कभी ऐसा भी होता है कि साल में 1-2 बारिश होती है, अब मानसून अच्छा ना हो, तो इससे भी हमारी क्या होती है? फसलें बर्बाद होती है, यानी सूखा पड़ जाता है, अनाज के दाने अच्छे नहीं आते हैं। तो ये दूसरी समस्या वहां पर होती है। क्लियर है? तो हमने देखा मानसून के साथ ही क्या हो गया? जुआ हो गया, मानसून प्रभावित किया। लेकिन अगर अच्छा होता है, यानी न ज्यादा और न कम, तो ऐसी स्थिति में हमारी फसलें बहुत अच्छी होती है। तो हमारी फसलों को कौन प्रभावित करती है? मानसून। कोई दिक्कत? अब आगे चलिए। अगला कह रहा है, भूमि उपयोग में परिवर्तन किन कारणों से चलते हुआ है, यानी किन कारण से भूमि उपयोग में परिवर्तन देखने को मिल रही है। इसका मेन कारण क्या है मेरे भाई? जनसंख्या वृद्धि। भूमि उपयोग में परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। गौर करना, हमारी आबादी बढ़ रही है, तो जहां पहले हमारा खेत खलिहान हुआ करता था, घर हुआ करती थी, उसके आसपास की जगह जहां पर हम लोग बारी कहते हैं थे, घर के पीछे की जगह कहलाती थी, उसमें छोटे छोटे पौधे होते थे, फसल मतलब खाने पीने वाली पौधे हम लोग खास करके लगाते थे। अमरूद का है, नींबू है, पपीता है, केले हैं, ये सब हम लोग लगा लेते थे। अब जैसे हमारी आबादी बढ़ी, तो उसको काट काट के हम लोग क्या बना दिए? अब घर बना दिए। तो जो कृषि योग्य भूमि थी, वो किस में चली गई? तब भूमि में परिवर्तन हो गया, भूमि उपयोग में परिवर्तन। सड़कें हमारी क्या थी? पहले कम चौड़ी थी, आबादी बढ़ी, सड़कों पर ज्यादा जाम लगने लगा, भीड़ बढ़ने लगा, तो सड़कें की चौड़ाई बढ़ाई गई, या कुछ नई सड़कें भी बनाई गई, जैसे अपने गांव में भी बना है नई सड़कें। नहीं, एक और सड़क बनने वाली है, जो जहाँ चिमनी है ना, उधर से एक 4 लेन पास हुआ है। अब डायरेक्ट हम लोग एक चढ़ेंगे, पटना डायरेक्ट उतर जाएंगे, बीच में स्टॉप मारने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना? वहां पर इससे ये जो चौड़ी है सड़क है ना, उससे ज्यादा चौड़ी सड़कें वहां बनेगी। ठीक है ना? बीच में बीच में डिवाइडर रहेगी। ठीक है? जैसे आप कभी गए होंगे, मुसरी घरारी में गए होंगे, तो देखे होंगे कि दोनों तरफी रोड मतलब सड़क है, उसी तरह से वहां बनेंगे। ठीक है? और वो भी छोटी नहीं, लंबी बनेगी, मतलब डायरेक्ट ऊपर चढ़िए,
आपको बीच में रुकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उतरिए जहां जाना है वहीं। ठीक है, ऐसी रोडें बनेगी, यानी कि बड़ी बड़ी पास हुआ है, सुने हैं ऐसा। चलिए आई किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है ये कि जो नई सड़कें बनी है या बनेगी, तो जो कृषि योग्य भूमि है वो किस में चली गई? सड़कें में चली गई। रेलवे लाइन बनने से कुछ शहर स्थापित हुआ, तो शहर का विकास हुआ, तो धीरे धीरे क्या हो गया? चला गया किस में? कृषि योग्य भूमि शहर में चला गया। जैसे अपने नरघोघी में मेडिकल कॉलेज बना है ना, जहाँ मेडिकल कॉलेज बना है या जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, जानते हैं पहले वहां पर क्या हुआ करते थे? खेत थे, नहीं? और वो खेत को क्या बना दिया गया है? पूरा को मेडिकल कॉलेज बना दिया गया है। तो उतनी जमीन जो कृषि योग्य भूमि थी वो किसमें चला गया? शहरीकरण में चला गया। कि भूमि उपयोग के मेन कारण क्या हुआ? जनसंख्या। जनसंख्या बढ़ी, सड़क बढ़ा, शहर बढ़ा, मकान बढ़ी, तो कृषि वाला चल गया किसमें? अब चलिए, अब जैसे हमारी क्या हुआ कि अब जनसंख्या बढ़ने के लिए भरपेट भोजन की अनाज की जरूरत हुई। अब जैसे अनाज की जरूरत हुई, तो जो जंगल था, जो बंजर भूमि थी या वन वाला भूमि था, उसको काट के हमने क्या बना दिया? खेत बना दिया, नहीं? तब भूमि उपयोग में परिवर्तन में मेन कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या 10 के 10 रहती तो फिर हमें किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। समझ में आई बातें? आगे चलते हैं। नंबर 18, कृषि के अतिरिक्त भूमि उपयोग के अन्य कौन कौन से संवर्ग हैं? यानी कि हम लोग कृषि करने के लिए तो खेत का उपयोग करते ही हैं, जमीन का उपयोग करते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जहां पर हम लोग खेती करने के लिए भूमि का उपयोग करते हैं? भाई जंगल में, कृषि के अलावा क्या भाई? जंगल है, उसमें हम लोग कुछ वन लगाए, मतलब भूमि का उपयोग करते हैं। दूसरा है शहर नगर बाजार उद्योग, इसमें हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। इसके अलावे हो गया जो कुछ बंजर भूमि है उसमें उपयोग कर रहे हैं, चारागाह है उसमें कर रहे हैं, कुछ जगह पठार हैं, पहाड़ हैं, इसमें भूमि का उपयोग। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या? देखिए, कह रहा है कृषि के अतिरिक्त, माने जमीन में तो आप खेती करते हैं, इसके अलावे भूमि का क्या क्या उपयोग है? आप क्या क्या करते हैं? तो मकान शहर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? उद्योग लगाते हैं ना, वहां पर सड़कें बनाते हैं ना, रेलवे लाइन बिछाई गई ना, हवाई अड्डा बना होगा, रेलवे स्टेशन बनी होगी, नहीं? इस सब में किसका उपयोग हुआ? भूमि का तो उपयोग हुआ। बहुत जगह जंगल लगा दिए हैं, वन बगीचा गाछी जिसको कहते हैं हम लोग अपने यहाँ, या बगीचा कह सकते हैं उसको। तो इसमें किसका उपयोग हुआ? भूमि का। हम लोग पशु चराने के लिए चारागाह का उपयोग करते हैं, उसमें किसका उपयोग? भूमि का उपयोग। तो यही लिखना है, इस सब में हम लोग भूमि का उपयोग। किसी को डाउट? चलिए, कुल कितने क्वेश्चन थे? 18 ही नहीं था? तो उम्मीद है सब लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।